चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम जॉब करके कमाएं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी हेड में जाता है। अगर हम बिजनेस या प्रोफेशन करके कमा रहे हैं तो पीजीवीपी हेड में जाता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एसेट बेच के पैसा कमाएं तो कैपिटल गेन हेड में जाता है। और अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे के भाड़ा कमा रहे हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। जो इनकम इन चारों हेड में नहीं जाता वो कहाँ जाएगा? सर ऐसा फिर बचा ही क्या, हम और कैसे कमा सकते हैं? क्यों, तुमको कोई कंपनी से डिविडेंड मिला, तुम्हारा काम तो डिविडेंड कमाना नहीं था, न वो नौकरी है, न वो कोई एसेट बेचना हुआ, न वो कोई भाड़ा है। तुम इंटरेस्ट कमाए, वो भी कहीं हेड में नहीं जा सकता। तुम कोई लॉटरी इनकम कमाए, कैजुअल इनकम, वो भी कहीं नहीं जाएगा। तुम रिटायरमेंट के बाद तुमको पेंशन मिले वो सैलरी में जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाद तुम्हारे घर वालों को अगर पेंशन का पैसा मिल रहा है वो भी कहीं नहीं जा सकता इन चारों हेड में, क्योंकि वो उनका जॉब नहीं है। उनको पेंशन मिल रहा है तुम्हारे जॉब के कारण, और वो उनका तो जॉब नहीं है। तो ये सब कहीं जाने का जगह नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारी इनकम, उनके बारे में ये चैप्टर बात करते हैं। गिफ्ट मिला, इसमें सबसे बड़ा टॉपिक तो वही होगा, गिफ्ट। तो बोला बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? तो ये बोला कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट लास्ट एंड रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम। ये रेसिडुअल है, मतलब जो कहीं नहीं तो यहाँ पे कवर्स इनकम विच डू नॉट फॉल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। कुछ स्पेसिफिक इनकम भी है विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कुछ इनकम ऐसी जो किसी हेड में नहीं जा रही इसलिए यहाँ डाल दो, और कुछ इनकम ऐसी जिनका ये स्पेसिफिक हेड ही है, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब अगला आइटम में बोला फॉलोइंग 9 इनकम्स विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कोई भी मैंने कहा था डिविडेंड इनकम, कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, और कोई भी टाइप का गैम्बलिंग या बेटिंग से इनकम, सब यहाँ जाएगा। इसके अलावा सम रिसीट फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इफ इट इज नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तुम्हारा अगर एम्प्लॉई से तुम पीएफ का पैसा काट रहे हो और कोई कारण से डिपार्टमेंट में जमा नहीं करना पड़ा तो तुम्हारे पास रह गया, तो तुम्हारा या तो बिजनेस हेड में जाए या फिर इस हेड में जाए। लोग जनरली इसको अदर सोर्स से मानते क्योंकि तुम्हारा कोई बिजनेस इनकम तो है नहीं है। अगर ड्यू डेट पे जमा नहीं किया तो उसको कहाँ दिखाओगे? इनकम टैक्स बोलता है इस साल तुम्हारे अदर सोर्स के इनकम में दिखा दो, अब अगला साल तुम जमा करोगे तब ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो कहीं से भी ब्याज मिले। हाँ, अगर तुम्हारा काम ही है फाइनेंस का तब तो बिजनेस इनकम होता, बट क्योंकि तुम्हारा फाइनेंस का अगर वो काम नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कोई रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर लेट आउट ऑन हायर, अगर वो तुम्हारा बिजनेस ही है कि तुम मशीन भाड़ा पे देने का काम करते हो तो नहीं, फर्नीचर भाड़ा पे देने का काम करते हो तो नहीं, तब तो बिजनेस इनकम है। लेकिन अगर तुम्हारा काम वो भाड़ा पे देना नहीं है बट भाड़ा आ गया तो इस साइड में जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर अलॉन्ग विथ लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। अब तुम बिल्डिंग के साथ प्लांट मशीनरी भी भाड़े पे दे रहे हो और दोनों को सेपरेट अगर नहीं कर सकते हो, अगर दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते तो उसको कहाँ डालें? उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे डालना पड़ेगा। मान लो मैंने घर भाड़े पे दिया और घर के साथ फर्नीचर भी भाड़े पे है या मशीन भी भाड़े पे है, तो फिर अगर दोनों अलग हो सकता है तो घर का भाड़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और मशीन का भाड़ा इनकम फ्रॉम घर का भाड़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और मशीन का भाड़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन अगर वो सेपरेट ही नहीं हो सकता तो फिर सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जा रहा है। कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला, तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका तुम लोग इंश्योरेंस करा रखे हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है, की मैन है, उनको कुछ हुआ तो तुम्हारे बिजनेस को भी लॉस होता है, वो बीमार पड़ते हैं या उनका डेथ होता है तो तुम उनका इंश्योरेंस करा रखे थे, उसका पैसा तुमको मिल रहा है, तो वो अगर बिजनेस इनकम नहीं मानते हो तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिल जाएगी। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बोला ना कोई पैसा या प्रॉपर्टी मिल रहा है गिफ्ट, तो वो भी यहाँ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑफ एनहेंस कंपनसेशन, तुम गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन मिल रहा है, तुम्हारा गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रहा है कोई लैंड वैंड, तो गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रहा है तो तुमको कंपनसेशन देगा,
अगर वो देने में लेट हो रहा है तो उस पर ब्याज देगा। और मान लो तुमने कहा जितना कंपनसेशन दिए उतना नहीं बनता, उससे ज़्यादा बनता है, तब फिर कोई बात नहीं, गवर्नमेंट तुमको, अगर तुम केस जीत गए तो वो एनहेंस कंपनसेशन भी मिलेगा, और वो भी मिलने में देरी हुआ तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनसेशन हो या एनहेंस कंपनसेशन, दोनों पे अगर कोई ब्याज मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, क्योंकि वो कंपनसेशन तो कहाँ चला गया, कैपिटल गेन में, और उसका इंटरेस्ट यहाँ जाएगा। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। एक कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, उसका मार्केट वैल्यू है मान लो 15 रुपया, बट कंपनी ने उसको इशू किया 22 रुपये में। ये जो मार्केट वैल्यू से एक्सेस है, फेस वैल्यू से एक्सेस नहीं, टोटल प्रीमियम नहीं जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू से एक्सेस जो प्रीमियम है वो कंपनी का इनकम माना जाएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सम और मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर of capital asset if such or forfeited and the negotiation does not result to transfer। हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी कोई भी कैपिटल गेन कर रहे हैं, कोई एसेट बेच रहे हैं, एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो जिसको बेचा उसने पूरा पैसा नहीं दिया, तो जितना दिया था वो हम फॉरफिट कर लेते हैं एडवांस मनी। तो हमने पढ़ा था अगर 2012 के पहले का एडवांस मनी है तो वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम करता था, लेकिन फिर रूल क्या पलटा कि 2012 के बाद अगर कोई एनहेंस कंपनसेशन है वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जो तुम फॉरफिटेड एडवांस मनी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू बी रिसीव बाय ए पर्सन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तुमको टाइम से पहले हम जॉब से निकाल दे रहे हैं, या टाइम से पहले तुम्हारा एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो या तो वो सैलरी एड में टैक्स करो, नहीं तो फिर यहाँ करो। तो एक चीज़ गौर कर रहे हो, यहाँ ऊपर लिखा था 9 आइटम्स, यहाँ लिखा देखो 9 आइटम्स फॉलोइंग 9 इनकम्स। तो सर यहाँ 9 से ज़्यादा हो गया। बेटा जिसके जिसके ब्रैकेट में लिखा है कि वो सैलरी या पीजीपी में नहीं जाता, वहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ आएगा, उनका बात नहीं करना है। इनके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, माने वो इसी हेड की स्पेसिफिक इनकम है। ठीक है, आपको अलग अलग कुछ याद नहीं करना है, ऐसा आपको केवल ये जानना है कौन सा इनकम यहाँ आता है। इनकम विच आर नॉट नॉर्मली इंक्लूडेड अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब वो लिस्ट है जो नॉर्मली तुम्हारा अदर सोर्स का इनकम नहीं है, बट क्योंकि उसको कहीं नहीं डाल पा रहे इसलिए यहाँ डाल दो। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैजुअल इनकम, सॉरी मेरा उल्टा बोलना हो गया, कौन सा नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये सब लिस्ट है जो नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ही, क्योंकि इनका कोई हेड बताया हुआ ही नहीं। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, अब मेरा घर हो मैं भाड़े पे लगाऊं तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन वो मेरा ही घर नहीं है, मैंने भाड़े पे लिया और भाड़े पे आगे लगा रहा हूँ, मैंने भाड़े पे लिया और मैं किसी और को भाड़े पे दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही कहलाएगा। लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम ऊपर भी बोला तो यहाँ रिपीट किया। इंश्योरेंस कमीशन, ये स्टार मार्क वाला है, मैं कमीशन एजेंट हूँ, मैं कमीशन कमा रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ और उससे कमीशन कमाता हूँ। लोगों को लग सकता है तो आपका काम ही है सर, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ना वो बिजनेस की तरह ट्रीट हो सकता है, ना वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकता है, ना वो मेरा सैलरी हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको जनरली लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलते हैं। फैमिली पेंशन वही हो गया, आदमी के मरने के बाद उसके घर वालों को अगर पेंशन मिल रहा है तो। डायरेक्टर का सिटिंग फीस, देखो डायरेक्टर को अगर नॉर्मल रेम्यूनरेशन मिल रहा है कंपनी से, वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, या उसका इनकम फ्रॉम सैलरी की तरफ भी ले सकते हो उसको, लेकिन जैसे ही उसको कोई सिटिंग फीस वगैरह मिल रहा है, सिर्फ मीटिंग में बैठने का, हर मीटिंग में बैठने का उसको अलग से फीस मिलेगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये ऊपर भी टॉपिक हुआ था, कोई भी टाइप का डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिले वो इनकम फ्रॉम डिलेड रिफंड पे, तुमको लेट रिफंड आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो उस पर ब्याज भी मिला, तो वो भी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इफ इट इज नॉट बिजनेस इनकम, तो वही ज्ञान हो गया, अगर वो बिजनेस इनकम नहीं है, रॉयल्टी का कोई पैसा ले रहे हो। रॉयल्टी क्या होता है, मैंने एक बुक लिखी, मैंने पब्लिशर को कहा, जो पब्लिकेशन हाउस है उसको, कि मेरे को 3 लाख रुपया फिक्स दे दो, वो तो हुआ नॉर्मल लमसम, लेकिन कभी कभी होता है कि पर बुक हम इतना रुपया लेंगे, आप जितने बुक छाप के बेचोगे पर बुक मेरा भी इतना परसेंटेज या इतना रुपया मेरा रॉयल्टी होगा, तो आप जितनी बुक बेचते रहोगे अगले 5 साल में हर बुक का रॉयल्टी मेरे को मिलेगी, तो रॉयल्टी इनकम कहाँ जाएगा मेरा, ना वो मेरा सैलरी है, ना वो मेरा बिजनेस है, ना वो मेरा भाड़ा है,
ना वो मेरा कोई एसेट बेचना है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिल जाएगा। डायरेक्टर को कोई कमीशन मिले तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कोई तुम्हारा अनडिस्क्लोज इनकम आ गया, ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट पकड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ा, बट तुम बता नहीं पा रहे हो कहाँ से आया, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालो। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी मिल रहा है वो उसका सैलरी नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी का एम्प्लॉयमेंट में नहीं है वहाँ पे, और हर 5 साल के बाद अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो उसका वो पोस्ट चला जाएगा। तो इसलिए इन लोगों का इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालते हैं। ये MP MLA। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑन फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरेस्ट कोई भी मिले सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालिए ना। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडर राइटिंग शेयर, अगर डायरेक्टर अंडर राइटर का भी काम कर रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है मैं भी कंपनी के शेयर बिकवा दूंगा, मेरे को भी इतना कमीशन, उसके बदले में इतना कमीशन चाहिए, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। एग्जामिनेशन फीस रिसीव बाय टीचर फ्रॉम इंस्टीट्यूट और अदर ऑफ हिज एम्प्लॉयर, तुम जिस स्कूल में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो उसका एग्जाम पेपर चेक करना या एग्जाम में गार्ड देने का पैसा मिलता है, वो तो तुम्हारा सैलरी है, लेकिन उसके अलावा कहीं से मिले। जैसे मैं अगर मान लो CBSE स्कूल में टीचर हूँ और CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में गार्ड बन के जाऊँ, इन्विजिलेटर बन के, या CBSE एग्जाम का पेपर चेक करके दूँ बोर्ड एग्जाम का, तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। कोई वैकेंट लैंड है, देखो अगर घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसका भाड़ा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन सर एक खाली ज़मीन का टुकड़ा आपने किसी को दे दिया, तो ज़मीन तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। ये हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? 4 दीवार होना चाहिए, जो यहाँ है नहीं, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिल जाएगा। कोई तुमको एग्रीकल्चर इनकम मिल रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड है, वो बिजनेस इनकम ही नहीं है, वो इनकम ही नहीं है, वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम। लेकिन अगर तुम्हारा कोई इंडिया के बाहर एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ से कोई कमाई आ रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। माइनिंग वगैरह का जो राइट्स होता है, वहाँ से कोई कमाई आए, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, सॉरी वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये तो हम पहले भी बोला था, तुमने ज़्यादा टैक्स दे दिया है, गवर्नमेंट तुमको पैसा रिफंड कर रहा है और उस पर ब्याज भी दे रहा है, या तुम्हारा टैक्स का पैसा आने रिफंड आने में लेट हो रहा है तो उसका ब्याज मिल रहा है, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम NSS, तुम्हारा नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा डाला हुआ और तुम अब अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, हाँ, लेकिन ये NSS ऑफ 1992 है तो सिर्फ इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, और NSS ऑफ 1987 है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ 1987 है तो फिर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मिला मैच्योरिटी पे सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान के टैक्सेबल होगा, मतलब प्रिंसिपल भी मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन NSS 1992 है तो इसमें केवल इंटरेस्ट पे टैक्सेबल होगा, और वो भी कब? जब आप विड्रॉ करो। एडवांस रिसीव्ड एंड रिटेन्ड ऑन अक्टूबर 2014, ये तो मैं अच्छा वहाँ 2012 बोला था मैंने गलती से, वो जो फॉरफिटेड एडवांस है कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर पे, मैंने गलती से 2012 बोला था, 2014 होगा वो। तो 2014 के पहले का कोई अगर मैंने एडवांस मनी रिसीव किया और वो एसेट नहीं बिक रहा है, मैं उस इनकम को फॉरफिट कर ले रहा हूँ, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो रहा था। लेकिन अगर 2014 के बाद कहे तो 1/4/2014 के बाद कहे तो सर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब कुछ एक इनकम को लोग और डिटेल में एक्सप्लेन किया, जैसे पहला है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड क्या है? सर डिविडेंड तो समझ में आता है, डीम्ड क्या हो गया? डीम्ड माने एज्यूम्ड, मान लेते हैं, तो सर डिविडेंड मान लेते हैं वाला कहानी क्या है? तो डिविडेंड इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। देखो कई बार क्या होता है, कंपनी रुपया में डिविडेंड देता है, नॉर्मली तुमको डिविडेंड रुपया में मिलता है, पैसा मिलता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो वो तो नॉर्मल डिविडेंड है। लेकिन कभी कभी नहीं कंपनी बोलता है कि हम डिविडेंड, इतना प्रॉफिट है कंपनी के पास कि कंपनी प्रॉफिट में रुपया नहीं बांट रहा, एसेट बांट रहा है, एसेट, तो वो एसेट भी डिविडेंड ही माना जाएगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से बांटा जा रहा है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही नॉर्मल डिविडेंड भी बढ़ता है। तो कंपनी यहाँ पर अगर डिविडेंड में, यहाँ बोलना यही चाहता है डिविडेंड के रूप में रुपया मिले या एसेट मिले, सब कुछ इस हेड में टैक्सेबल हो। सर वैल्यू क्या लेंगे एसेट का? मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी कितना डिविडेंड एसेट का वैल्यू मान रहा है वो नहीं,
उस एसेट का मार्केट वैल्यू तुम्हारा डिविडेंड का वैल्यू हो जाए। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाई ए कंपनी ऑफ डिवेंचर्स ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म, कंपनी तुमको डिवेंचर्स बांट रहा है फ्री में। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सीधा सा बात है सर, बाय वे ऑफ बोनस। तुमको कंपनी कोई एसेट दे रहा है इन द नेम ऑफ डिविडेंड, तुमको कंपनी कोई डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर दे रहा है इन द नेम ऑफ डिविडेंड। ये सब बोला टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कंपनी जितना प्रॉफिट जमा कर रखा है उस प्रॉफिट का बात हो रहा है। प्रॉफिट से अगर कोई भी कंपनी एसेट बांट रहा है, प्रेफरेंस शेयर बांट रहा है, डिवेंचर बांट रहा है फ्री में, क्योंकि वो डिविडेंड नहीं देके ये दे रहे हैं, तो सर ये सब का वैल्यू टैक्सेबल होगा इन द नेम ऑफ डिविडेंड। इसीलिए इनको डीम डिविडेंड बोला, एज्यूम डिविडेंड बोला एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, और जब कंपनी बंद हो रहा है तब बांट रहे तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी डिविडेंड होगा। जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में लिक्विडेशन के टाइम में कोई एसेट या कोई रुपया बांट रहा है वो सब डिविडेंड कहलाएगा। कंपनी बोल रहा है डिविडेंड नहीं है, बोले तो कंपनी बंद हो रहा है तो बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर में बांट दे रहे हैं। भाई इनकम टैक्स बोला उसको डिविडेंड ही मानेंगे और टैक्सेबल कर देंगे, सीधा सा लॉजिक है। इनकम टैक्स बोल रहा है तुम डिविडेंड नाम दो या मत दो, वो है डिविडेंड एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज कर रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी रिजर्व सरप्लस वो सब है 10 लाख। कंपनी 8 लाख का एसेट बांट रहा है या डिवेंचर बांट रहा है या प्रेफरेंस शेयर बांट रहा है, जिंदा रहते या लिक्विडेशन के टाइम में, सर ये डीम डिविडेंड ही माना जाएगा। लेकिन मान लो कंपनी 12 लाख का बांट रहा तो सर 10 लाख तक तो डीम डिविडेंड है, उसके ऊपर का वैल्यू 10 लाख तक तो डीम डिविडेंड है, उसके ऊपर का ये जो 2 लाख है वो आउट ऑफ कैपिटल हो गया, तो वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। वो तो कंपनी बंद हो रहा है, तो बाकी पैसा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप कैपिटल लगाए तो वही वापस कर रहे एक तरीके से, तो उसको नहीं मानेंगे डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा है और जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर में बांट रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो भी डीम डिविडेंड कहलाएगा। ये सब डीम डिविडेंड कहलाएगा। इसी में एक पॉइंट और बोला, डिविडेंड इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड किया, एनी पेमेंट बाय ए कंपनी बीइंग क्लोजली हेल्ड कंपनी। हाँ ये भी समझ लो, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होता है, होल्डिंग सब्सिडियरी, तो उनको उनसे भी पैसा मिल रहा है तो भी वो कंपनी के लिए डिविडेंड कहलाएगा। एनी सम बाय वे ऑफ लोन और एडवांस, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो लोन और एडवांस दे रहे टू अ शेयर होल्डर बीइंग बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर। 10% से ज़्यादा तुम वोटिंग पावर होल्ड करता है, तुम कंपनी का शेयर होल्डर है, तुम कंपनी का 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, या फिर कोई और, ये पहले ये पकड़ते हैं एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एनी पेमेंट बाय ए कंपनी बीइंग अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी का सब्सिडियरी होल्डिंग को दे रहा है वो भी डिविडेंड कहलाएगा। एनी सम वे ऑफ लोन और एडवांस, कंपनी लोन और एडवांस दे रहा है किसको, शेयर होल्डर को। कौन से शेयर होल्डर को, जो 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो वो भी उस शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड कहलाएगा। और टू एनी कंसर्न, शेयर होल्डर छोड़ो किसी और को भी दे रहा है, इन विच सच अ शेयर होल्डर इज द मेंबर और अ पार्टनर। मान लो हम एक कंपनी का शेयर होल्डर है और हम एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी, एक और पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर है, या एक और कंपनी में भी हम शेयर होल्डर है, उसको भी अगर दिया जा रहा है, उस कंपनी को भी या उस पार्टनरशिप फर्म को भी अगर लोन एडवांस दिया जा रहा है तो भी वो डिविडेंड कहलाएगा मेरे लिए। और तो एनी पर्सन या किसी भी आदमी को दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। सीधा सा बात है, कंपनी बोल रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को लोन एंड एडवांस दिया जा रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो भी डिविडेंड कहलाएगा। डायरेक्टली दे रहे हो या घुमा के किसी और फर्म को या कंपनी को दे रहे हो जहाँ वही शेयर होल्डर डायरेक्टर या पार्टनर है, तो भाई घुमा फिरा के बात वही हो रहा है, वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। इसका यहाँ पे समरी कर दिया, ये समरी एक बार देख लेना, जो पढ़ाए हैं वही समरी में लिखा है। देखो क्या लिखा है, पेमेंट बाय एनी कंपनी, क्या है पेमेंट के रूप में, पैसा नहीं एसेट। देखो पैसा दे रहा है वो तो डिविडेंड है ही, डिविडेंड के नाम पे जो दे रहे हैं, हम लोग डीम डिविडेंड पढ़ रहे हैं।
तो एसेट ट्रांसफर कर रहा है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कहाँ से, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो क्या कहलाएगा, डीम्ड डिविडेंड। फिर बोला पेमेंट बाई एनी कंपनी, किसको, क्या दे रहा है, डिवेंचर या कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहा है, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो भी वो क्या कहलाएगा, अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। कोई बोनस दे रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो भी डिविडेंड कहलाएगा। एनी कंपनी इन लिक्विडेशन, कंपनी बंद होने जा रहा है, एसेट ट्रांसफर कर रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को, कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा है, एसेट ट्रांसफर कर रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को, ये टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब डिविडेंड कहलाएगा। अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लोन या एडवांस दे रहा है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को जिसका 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, या कोई और बिजनेस को जहाँ उस शेयर होल्डर का 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात बोला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब सिंपली समझो जनरल रिजर्व, या वो जो सारा कुछ बांटने के बाद जो सरप्लस बच जाते हैं, तो रिजर्व्स में मेनली जनरल रिजर्व और वो जो सारा कुछ रिजर्व वगैरह क्रिएट करने के बाद जो सरप्लस बचता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो उसी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू बी टेकन अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये 31 मार्च को नहीं देख रहे हैं, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दिन जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। ट्रेड एडवांस वुड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द वर्ड एडवांस। हाँ, यहाँ पे बोला ना लोन और एडवांस देने का बात। अब तुम बिजनेस करने के लिए किसी को एडवांस पैसा दे रहे हो, तुम एक ऐसा कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को एडवांस मनी दे रहे हो और उससे कुछ खरीदोगे। लेट्स से तुम एक कंपनी से तुमको 5 लाख का फर्नीचर मंगवाना है, बोलो का फर्नीचर का बिजनेस है, तेरी कंपनी में फर्नीचर रिक्वायर्ड है, तो कोई एक पार्टनरशिप फर्म है या कोई एक कंपनी है जिसको तुम बोले हमको 5 लाख का फर्नीचर दे दो, वो बोला बना के देना पड़ेगा, इसके लिए 3 लाख पहले एडवांस दो। तो ये लोन और एडवांस में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस के लिए एडवांस है, ये लोन टाइप का एडवांस नहीं है, तो इसको डीम्ड डिविडेंड में नहीं लेंगे। इस एडवांस को लोन एंड एडवांस का पार्ट नहीं मानेंगे। सेक्शन 222 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी एडवांस और लोन गिवन बाय कंपनी ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वही ज्ञान को रिपीट किया, तुम्हारा मेन काम लोन देना ही है, तब तो तुम वही करोगे ना। तो किसी भी कंपनी को अगर लोन दे रहे हो जहाँ पे तुम्हारा शेयर होल्डर इंटरेस्टेड पार्टी है, उसको लोन और एडवांस के डेफिनेशन में नहीं लिया, तुम्हारा काम ही लोन देना। इफ लोन और एडवांस इज डीम्ड एज डिविडेंड एंड फर्दर द कंपनी डिक्लेयर्स एक्चुअल डिविडेंड which is adjusted against the aforesaid loan, then the amount so adjusted is not liable to tax again. अच्छा, एक बार हम लोन दे दिया, अब कंपनी दोबारा डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहा है और बोल रहा है वो जितना लोन दिए थे वो डिविडेंड का पार्ट रिमेनिंग अमाउंट और तुमको दे देते हैं, वो लोन वापस चुकाओ मत, तो फिर दोबारा उस लोन अमाउंट पे डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको 10 लाख का लोन दे दिया, आप शेयर होल्डर हो मेरे, अब मैंने कहा कि ठीक है दोबारा आपको डिविडेंड दिया जा रहा है 12 लाख का, टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया मैंने, आपको 12 लाख का डिविडेंड दे रहा हूं। तो एक बार 10 लाख पे अगर टैक्स लग गया तो दोबारा 2 लाख पे तो टैक्स लगेगा, दोबारा 12 लाख पे टैक्स मत लगा देना। ये 10 लाख को अगर मैं एडजस्टमेंट ऑफ लोन मान ले रहा हूं अगर, तो फिर केवल 2 लाख पे ही टैक्स लगेगा। इसका प्रैक्टिकल सम्स आप लोग देखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, इनको कैजुअल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे सारा एग्जांपल ले लिया, लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कोई रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। अब हॉर्स रेस बोला है खाली, कैमल रेस नहीं है, इसमें एक बात याद रख लेना, एक ही आइटम एक्सेप्शनल है, वो है कैमल रेस। ऊंट का रेस कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा, कैमल रेस का यहाँ पे बात नहीं कर रहा। गैम्बलिंग एंड बेटिंग एनी नेचर ऑफ फॉर्म, किसी भी नेचर का आप गैम्बलिंग और बेटिंग करते हैं। कार्ड गेम्स, शोज ऑन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, देखो ये बड़ा गजब दिया, आप सिंगिंग कंपटीशन में जाके सिंगिंग कर रहे हो, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम, सॉरी सिंगिंग नहीं, गेम। तो आप कोई भी शो में जाके वहां पे कोई गेम खेला जा रहा है और वो गेम में आप कंपटीशन लेते हो और जीत जाते हो, तो इस हेड में टैक्सेबल। लॉटरी इंक्लूड विनिंग फ्रॉम प्राइजेज अवॉर्डेड 20% बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बाय चांस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर। लॉटरी का मतलब कहीं पर भी कुछ लॉट में ड्रॉ हो रहा है। लॉट में ड्रॉ मतलब एक बॉक्स में भी अगर तुम्हारा नाम डाल के बहुत सारे लोगों का नाम डाल के चिट निकाला जा रहा है और उस चिट में तुम्हारा नाम आ गया तो तुमको लॉटरी लग गया,
वो भी लॉटरी माना जाए। तो खाली वो तुम जो लॉटरी टिकट खरीद के लॉटरी जीतोगे वो नहीं, किसी भी नेचर का लॉटरी हो सकता है जहाँ पे कोई एक बाउल में या बॉक्स में बहुत सारा चिट डाल के तुम्हारा नाम निकाला जा रहा है, वो सब भी लॉटरी है। कार्ड गेम मीन्स एनी गेम शॉट इंक्लूड गेम शो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और टेलीविजन इलेक्ट्रिक मोड। कहीं पर भी कार्ड गेम खेल रहे हो, ताश वाला गेम, ताश, तो वो भी इसी हेड का माना जाए। सच इनकम शैल बी फुल्ली टैक्सेबल एंड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। तुम बोल रहे हो हम लॉटरी टिकट खरीदा 5,000 रुपये का और मेरे को 50,000 का इनाम लगा, तो हम 45,000 इनकम कमाए उस पर टैक्स दें। गवर्नमेंट बोलता है नहीं भैया, तेरे को लॉटरी कितने का लगा, 50,000 का ना, पूरा 50,000 पे टैक्स दो। तुम 5,000 खर्चा किए उसको भूल जाओ, उसका कोई एग्जम्पशन नहीं है। सर हम 20,000 का लॉटरी का टिकट लिए थे और मेरे 22,000 का इनाम आया, तो हिसाब से तो हम 2,000 कमाए। गवर्नमेंट बोलता है भूल जाओ, तुम पूरा 22,000 पे टैक्स दे दो, 20,000 का लॉटरी टिकट खरीदे तो भूल जाओ, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई लॉस हुआ तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। हम 2 लॉटरी खरीदे, एक लॉटरी में लॉस हुआ, पूरा ही पैसा डूब गया, एक लॉटरी में फायदा हो गया, तो जिस पे फायदा हुआ पूरा फायदा पे टैक्स दे दो, तो न तो कोई एक्सपेंस माइनस करने मिलेगा ना कोई लॉस, और टैक्स भी कितना लगेगा लॉटरी इनकम पे, फ्लैट 30%, फ्लैट 30%, उस पर 4% सेस भी लगेगा। हाँ, और अगर ये 50 लाख के ऊपर इनकम हुआ तो सरचार्ज भी लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, जिसको लॉटरी इनकम नहीं मान रहा है वो समझना। इनकम ऑफ जॉकी, जॉकी क्या होता है, जो घोड़ा पे बैठ के घोड़ा दौड़ाता है। तुम घोड़ा पे पैसा लगाए हो, घोड़ा अपने आप तो नहीं दौड़ेगा ना, न तुम दौड़ाओगे, कोई आदमी उसको बैठ के दौड़ाएगा, उसको जॉकी बोलते हैं। तो जॉकी को जो कमाई हो रहा है ना, वो उसका विनिंग फ्रॉम रेस नहीं है, वो तो उसका बेचारे का काम है। तो उसको जो इनकम हुआ वो लॉटरी इनकम या हॉर्स रेस इनकम नहीं माना जाएगा। विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली, तो विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली इज रिटर्न फॉर स्किल एंड एफर्ट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। तुम एक मोटर कार रैली में गाड़ी लेके गए अपना और रेस में हिस्सा लिए और जीत गए, तुम खुद, तुम मोटर कार रैली पे पैसा लगा रहे हो, वो तो लॉटरी इनकम है, वो तो रेस इनकम है। लेकिन तुम मोटर कार रैली में खुद गाड़ी दौड़ा रहे हो अपना और तुम जीत गए, तो तुम्हारा स्किल का पैसा है। तुम बढ़िया ड्राइविंग किए जीत गए, तो वो तुम्हारा लॉटरी इनकम नहीं, ये रेस इनकम नहीं कहलाएगा। हाँ, लॉटरी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, मेरा काम ही है लॉटरी बेचना, मेरा काम है लॉटरी बेचना। और अब एक अनसोल्ड टिकट रह गया। मान लो मैंने 1000 लॉटरी का टिकट उठाया था, 990 टिकट बेच दिया, 10 टिकट बच गया, जो 10 टिकट बचा वो मेरे पास रह गया, उसमें से एक टिकट में इनाम लग गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा विनिंग फ्रॉम लॉटरी टू एन एजेंट और ट्रेडर आउट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक शैल बी ट्रेडेड इंक्लूड टू बिजनेस एंड टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अब उसको वहां जो इनाम लगा वो उसका बिजनेस इनकम माना जाएगा और पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, वो उसका लॉटरी इनकम नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ 2 बात हो रहा है, एक तो जो लॉटरी टिकट बेच के कमाया वो तो उसका कभी भी लॉटरी इनकम नहीं है, क्योंकि लॉटरी टिकट बेचना इज नॉट अ लॉटरी इनकम, वो तो उसका बिजनेस हो गया। लेकिन जो लॉटरी बच गया और उसमें इनाम निकल आया वो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या लॉटरी इनकम नहीं माना जाएगा। एक्सपेंडिचर टू बी डिडक्टेड, नो डिडक्शन कैन बी क्लेम फ्रॉम सच इनकम। जो खर्चा लगा वो भूल जाओ, जितना का इनाम लगा उस पर चुपचाप टैक्स दो, और इस पर कोई 80C से 80U का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। वो है ना तुम्हारा 80Cs में क्या है, कोई भी टाइप का तुम LIC लेते हो, कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिडक्शन चैप्टर 6 से 80D 80DD वो सब का कोई छूट नहीं मिलेगा, पूरा इनकम पे टैक्सिंग हो जाएगा। एक अलग हेड क्यों बनाया, ऑनलाइन गेमिंग नया आया, तो देखो लॉटरी इनकम को 115B बोलते हैं, लॉटरी इनकम को 115B बोलते हैं, ठीक। और गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग को 115BB बोल के एक और लेकर आया। तो ऑनलाइन गेमिंग अगर तुम करते हो, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, ये भी बोला फ्लैट 30% टैक्स होगा। आजकल आया हो ना ड्रीम 11, फिर तुम्हारा बहुत सारा ऑनलाइन गेम होता है, तुम PUBG वगैरह भी खेलते हो, उसमें जीत जाओ, या फिर क्या बोलते हैं ये कैंडी क्रश या कोई भी ऐसा गेम, ऑनलाइन गेम जहाँ तुम पैसा लगा रहे हो और जीत रहे हो,
उस पर जितना कमाए उस पर फ्लैट 30% टैक्स, वहां भी तुम जितना खर्चा हुआ वो भूल जाना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, वहां से कोई इंटरेस्ट मिलता है। तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर्स। इफ सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबी। अब मेरा काम ही है सर फाइनेंस का, मेरा काम ही है इन्वेस्टमेंट, यही मेरा बिजनेस है, तब तो जो इंटरेस्ट है वो तो पीजीबी पे इनकम होना चाहिए। तो वही बोला यहाँ, अगर वो तुम्हारा काम ही है देन तो वो पीजीबी पे इनकम है। बट तुम्हारा काम कुछ और है, जैसे मेरा काम है सीए का काम या पढ़ाना। अब मेरे को कोई डिवेंचर ले लिया, कोई बॉन्ड ले लिया, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लिया, वहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट आ गया, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में भी टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस। अच्छा, ये बहुत काम का बात, तुम रिसिप्ट बेसिस या ड्यू बेसिस पे ही टैक्सेबल करो, डिपेंडिंग अपॉन योर अकाउंटिंग सिस्टम। अगर तुम्हारा अकाउंट कैश बेसिस पे है तो जब ये इंटरेस्ट हाथ में आए तब टैक्स देना, जिस ईयर में हाथ में आए। लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे है तो भैया जिस ईयर ड्यू हो गया उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो हमको 23-24 में हम इन्वेस्टमेंट किया, 23-24 में 31 मार्च 2024 के दिन इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो अब पैसा हाथ में आया नहीं आया, अगर मेरा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है तो उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। अब मान लो मेरे को जाके जून 2024 में पैसा मिला, तो हिसाब से तो 24-25 में पैसा मिला, तो अगर मेरा कैश बेसिस है तो 24-25 में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मेरा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है तो मेरे अकाउंटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर मेरा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है तो 23-24 में टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही पैसा हाथ में आया हो या नहीं आया। तो यहाँ पे यही बात बोला, तुम्हारे अकाउंटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बिकम ड्यू ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड नॉट ऑन द डे टू डे बेसिस। ब्याज तो हिसाब से तो पर डे का मिल रहा है, बट वो पर डे टैक्सेबल नहीं होगा। जिस डेट को कंपनी डिक्लेयर करता है कि इस डेट को पेमेंट ड्यू डेट बनता है मेरा, तो फिर उस डेट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी का बात होगा। इसमें और बहुत ज़्यादा बात करने को नहीं है। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। अब ये क्या होता है, मेरे को पता है कंपनी एक डिक्लेयरिंग डेट देगा, इस दिन जिसके हाथ में डिविडेंड है, डिवेंचर है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने क्या किया, उसके पहले भेज दिया अपनी, मान लो मैंने अपनी वाइफ को ही भेज दिया, मैंने अपनी वाइफ को वो डिवेंचर बेच दिया। अब क्या होगा सर, डिवेंचर तो वाइफ के हाथ में है, डिक्लेयरिंग डेट के पहले ही आपने भेज दिया, तो ये इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, वाइफ के हाथ में। अब फिर मैंने क्या किया, जैसे डिवेंचर का ड्यू डेट निकल गया, वाइफ से दोबारा खरीद लिया। और वाइफ का मान लो और कोई इनकम सोर्स नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा ये सब चालूगिरी बंद करो, तुम बुद्धि लगा रहे हो, तुम टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा अच्छा खासा इनकम है, 5 लाख क्रॉस कर रहे हो या 7 लाख क्रॉस कर रहे हो। ओल्ड रिजीम में तो 5 लाख रिबेट के साथ, न्यू रिजीम में तो रिबेट के साथ 7 लाख क्रॉस कर रहे हो, तो रिबेट तो नहीं मिलेगा, तो टैक्सेबल हो जा रहा है तुम्हारे हाथ में ये भी इनकम। तो हम क्या बुद्धि लगाया, मेरा वाइफ का मान लो और कोई इनकम नहीं है, मैंने उसके हाथ में ट्रांसफर दिखा दिया, इसको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग। तो ये सब नहीं चलेगा। तो यहाँ पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बिकम ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट। ये तो सबको पता है, कंपनी अगर बोल रहा है 6 महीना में इंटरेस्ट देंगे, तो मान लो एक बार बोलता है 30 सितंबर को एक बार इंटरेस्ट देंगे, एक बार 31 मार्च को, साल में 2 बार ब्याज देंगे। तो ये ड्यू डेट हो गया ना कंपनी का, उस दिन जिसके हाथ में डिवेंचर है इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ द पर्सन हु ओन द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट। Therefore, if the owner of any security sells the security just before the due date, he will be able to avoid the payment of tax on payment of it by shifting the burden to other person, जिसका उतना इनकम नहीं हो या बहुत कम इनकम हो। मान लो मेरा वाइफ का साल का 2 लाख का इनकम और अब ये 50,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो 2.5 लाख ही तो होगा, तो फिर भी तो वो टैक्सेबल नहीं है। या मान लो 4 लाख का भी इनकम है, ये 50,000 होगा तो 4.5 लाख होगा, 5 लाख तक रिबेट मिल जाता है ओल्ड सिस्टम में, तो बच के निकल जाएंगे हम लोग। तो गवर्नमेंट बोला रुको, सेक्शन 94(1) इस बात का टेक केयर करता है कि ये प्रैक्टिस नहीं हो, इसको रोकने के लिए। तो इफ द ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी सेल और ट्रांसफर एनी सिक्योरिटी एंड बाई बैक इट और रीक्वायर द सेम सिमिलर सिक्योरिटी, if the result of the transaction is that any interest becoming payable in respect of such security is receivable by other person,
तो हम क्या किया, 30 सितंबर के पहले डिबेंचर वाइफ को बेच दिया या किसी भी थर्ड पर्सन को बेच दिया, यहाँ कोई रिलेटिव होना जरूरी नहीं, टैक्स को अवॉइड करने के लिए कि वो मेरे हाथ में इनकम नहीं आए, और दोबारा वापस ले लिया ड्यू डेट के बाद, तो गवर्नमेंट बोलता भैया टैक्सेबल तुम्हारे ही हाथ में होगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। अच्छा, ग्रॉसिंग अप क्या होता है? तुम्हारा लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, तुम बहुत सारा चीज से कमाए। तो एज इन द केस ऑफ इनकम सम अदर इनकम, there is also provision of tax to be deducted at source from income from winning of lottery, horse race and crossword puzzle. The rate of TDS in the case of such income is 30%. If the income exceed rupees 10,000. अच्छा, यहाँ पे एक बात बोला, हम लॉटरी इनकम जीता, TDS कट के पैसा मिलेगा। हम लॉटरी इनकम जीता, TDS कट के पैसा मिलेगा। सर कितना अमाउंट तक TDS नहीं कटेगा? 10,000 तक का अगर हम जीतता है तो कोई TDS नहीं कटेगा। पूरा मान लो मैंने 9,000 का लॉटरी जीता, तो लॉटरी वाले लोग पूरा 9,000 मेरे हाथ में दे देंगे। तो यहाँ पंगा नहीं है। सर क्यों पंगा नहीं है? आप करना क्या चाह रहे हैं अगले 2 मिनट में समझ जाओगे। तो झमेला यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सर झमेला है कहाँ? झमेला मान लो तब है कि मेरे को लॉटरी इनकम लगा मान लो 1 लाख का, तो उस पर वो लोग 30% TDS काट के मेरे को देंगे, तो मेरे हाथ में कितना आया? 1 लाख का 30% 30,000 कट जाएगा, तो मेरे हाथ में कितना आया? 70,000 रुपया। बट जब हम अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम शो करेंगे, मेरे को पूरा 1 लाख शो करना है। यही बात बोलता है ग्रॉसिंग अप। मेरे को ग्रॉस अमाउंट शो करना है, नेट अमाउंट नहीं जो मेरे हाथ में आया। मैं KBC में गया, मैंने 1 करोड़ जीता, तो 30% कट जाएगा, यानी 30 लाख कट जाएगा। मेरे हाथ में आया 70 लाख। तो मैं जब अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शो करूंगा अपने कंप्यूटेशन के टाइम पे, वहां पे मैं पूरा 1 करोड़ शो करूंगा। तो अगर मेरे हाथ में मान लो 70,000 आया है 1 लाख का, तो वो 70,000 70% है, तो 100 कितना होगा? मैं कन्वर्ट कर लूंगा। अब जो अमाउंट आएगा वो होगा ग्रॉस अमाउंट, और वही मेरे को शो करना है मेरे इनकम के अंदर। ये एक टॉपिक था। अगला टॉपिक बोला इंटरेस्ट इनकम। टैक्स इज ऑल्सो टू बी सोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सेम बात, ऊपर वाली बात। तुम्हारा तो TDS कट के आता है इंटरेस्ट वगैरह, देयरफॉर इट इज नेट इंटरेस्ट इज गिवन, इट हैज टू बी ग्रॉस्ड अप। सेम लॉजिक यहाँ पे भी बोला। अब बोला यहाँ पे कितना TDS कट के आता है, तो बोला अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है, कोई बॉन्ड वगैरह है, ग्रॉसिंग अप इज नॉट रिक्वायर्ड एज देयर इज नो डिडक्शन। तो देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या गवर्नमेंट बॉन्ड है, वहां तो ग्रॉसिंग अप जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे टैक्स कटता ही नहीं है। तो वहां जो तुम्हारे हाथ में आया वही ग्रॉस इनकम, जो हाथ में आया वही ग्रॉस। लेकिन बाकी इनकम पे अगर मान लो हाँ, यहां पे बोला कई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नहीं कटता, लेकिन अगर कटे तो जितना कटेगा वही नेट ऑफ करना। कैसे नेट ऑफ होगा? सर जनरली बॉन्ड वगैरह पे इन सब पे 10% TDS कटता है। जनरली इन पर सब पे 10% TDS कटता है। देखो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ भी है। बोला इन केस ऑफ गवर्नमेंट सेविंग्स जिस पे TDS कटेगा, अगर इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो 10% TDS कटता है। कई एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो लिस्टेड है, वहाँ पर नील कटता है। जहाँ नील कटेगा वहाँ जितना तुम्हारे हाथ में आया वही तुम्हारा ग्रॉस इनकम, और वही तुम पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा दोगे। लेकिन अगर कोई अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जहाँ पे कट रहा है 10,000 तक TDS नहीं कटेगा। तो 10,000 के नीचे अगर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, कई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी जिन पे TDS कटता है वहाँ से, तो तुम क्या करोगे? पूरा का पूरा ही ग्रॉस अमाउंट शो कर दोगे। लेकिन अगर 10,000 के ऊपर मान लो मेरे को 15,000 का इंटरेस्ट मिला और उस पर TDS कटा है, तो वही होगा 15,000 90 × 100। तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख के दिया, नेट इंटरेस्ट जो है 100 माइनस रेट, तो वही हो गया ना 100 - 10, तो 90 आएगा। और अगर ये अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वहाँ 5,000 तक TDS नहीं कटता। 5,000 के ऊपर TDS कटेगा, वो भी 10% ही है। तो रेट ऑफ TDS तो 10% ही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे। कई एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे TDS कटता ही नहीं है। कुछ एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 10,000 तक TDS नहीं कटेगा, 10,000 के ऊपर कटेगा। कई एक सिक्योरिटीज में, अब बाकी अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, माने नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 5,000 तक TDS नहीं कटेगा, 5,000 के ऊपर कटेगा।
डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे क्या है, जैसे आपने लॉटरी इनकम पे बोला या कैजुअल इनकम पे बोला कि कोई भी खर्चा माइनस नहीं करना, जितना कमाए वो पूरा पे टैक्स दे दो, कोई डिडक्शंस नहीं है वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का या कोई लॉस का। लेकिन यहाँ पे बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ब्याज मिला सर, वहां पर भी पूरा इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाएगा, या वहां कुछ खर्चा माइनस करना अलाउड है? सर यहाँ अलाउड है। क्या बोला, कोई कलेक्शन चार्ज अगर तुम्हारा बैंक काट रहा है इस चीज के लिए, तो एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू द बैंकर कलेक्शन चार्ज के नाम पे, तो वो माइनस कर लो। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। माने तुम कहीं पर लोन दियो और वो पैसा तुम भी कहीं पे लोन से लेकर आए हो, तो जितना इंटरेस्ट तुम कमाए माइनस जितना इंटरेस्ट तुम दिए वो एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई अदर एक्सपेंडिचर जो तुमको लगता है उस इनकम को कमाने के लिए एक्सक्लूसिवली लगना ही पड़ेगा, वरना ये इनकम हो ही नहीं पाएगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो तुमको लगता है ये इनकम को कमाने के लिए हमको करना ही पड़ेगा, वरना ये इनकम हो ही नहीं पाएगा, ऑब्वियस बात है, वो एडजस्ट करने को मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन मिल रहा है या इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिल रहा है तो वहां पर भी कोई खर्चा अलाउड है। हाँ, केस ऑफ अबव इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर इनकम अदर्स डिडक्शन इक्वल टू 50% ऑफ सच इनकम शैल बी अलाउड एट द एसएससी एंड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर सोर्स। क्या बोलना चाहता है, बताओ, इन द केस ऑफ अबव इंटरेस्ट विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अ डिडक्शन ऑफ इक्वल टू 50%, तुमको सीधा सीधी उस कंपनसेशन पे 50% डिडक्शन अलाउ कर दिया। जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे 50% तुमको डिडक्शन अलाउ कर दिया, और कोई डिडक्शन नहीं होगा, सीधा 50% माइनस कर लो, बैलेंस पे टैक्स दे दो। द ओनली डिडक्शन दैट विल बी अलाउड अगेन डिविडेंड इनकम इज इंटरेस्ट एंड दैट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। अगर ये डिविडेंड कमाने के लिए तुम ये शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं सर लोन लियो, शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से पैसा ब्याज पे लियो, और अब इन्वेस्ट करके कमाए डिविडेंड, तो डिविडेंड से तुम्हारा जो तुम ब्याज कमाए हो माइनस करना मिलेगा ना, ब्याज जो पे कर रहे हो। डिविडेंड मिला मेरे को 20,000 का, मैंने एक 2 लाख का लोन लिया था जिसको शेयर में इन्वेस्ट किया, उस शेयर से 20,000 का डिविडेंड आया, और ये 2 लाख का लोन पे भी हम इंटरेस्ट पेमेंट किया है 15,000 मान लो एक बार, तो गवर्नमेंट बोलता है 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम तक तुमको माइनस करने मिलेगा। तो 20,000 का 20% 4,000, तो 4,000 या 15,000 विच एवर इज लोअर, 4,000 या 15,000, तो 4,000 तुम माइनस कर लो, बैलेंस 16,000 तुम्हारा डिविडेंड इनकम मान के टैक्सेबल हो जाएगा। कौन कौन सा इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा ही नहीं, तो रेलवे बॉन्ड है, एक 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, 9% रिलीफ बॉन्ड है, ये लिस्ट है बेटा, आप याद नहीं कर पाओगे बट एक बार जस्ट पढ़ के रखो। पोस्ट ऑफिस सेविंग का बॉन्ड है, तो अलग अलग केस के बॉन्ड है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट बॉन्ड है, पीपीएफ पे इंटरेस्ट है, ये वाला याद कर सकते हो, पीपीएफ पे इंटरेस्ट है, रेलवे बॉन्ड पे इंटरेस्ट है, 2 याद रखो एग्जाम्पल के रूप में कि इनके इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन एनएससी ये टैक्सेबल है, बट एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ इनिशियल 5 ईयर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। पहला 5 ईयर तक का इंटरेस्ट जो हो रहा है वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, उसके बाद एनएससी पे जो भी ब्याज मिले वो टैक्सेबल है, ये भी एक याद रख सकते हैं। तुम्हारा सेविंग अकाउंट में अगर ब्याज आ रहा है तो अप टू 10,000 अगर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर तुम नॉर्मल हो, और अगर तुम सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक ब्याज आ रहे हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता उसके ऊपर। तो अप टू 10,000 अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट में तुम नॉर्मल सिटीजन हो, और अगर सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक सेविंग अकाउंट पे ब्याज, फिक्स डिपॉजिट नहीं बोला, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं बोला, सेविंग डिपॉजिट पे ब्याज है तो वो टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, तो बोल रहा है इनकम फ्रॉम मशीन प्लांट और फर्नीचर बीइंग एसएससी लेट आउट ऑन हायर्ड इज चार्जेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर वो पीडीबीपी में चार्जेबल नहीं हो रहा है तो अदर सोर्स में चार्जेबल हो रहा है। सेम बोला कंपोजिट लेटिंग आउट, माने तुम अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, पहला बोला नॉर्मल खाली प्लांट मशीनरी फर्नीचर भाड़ा पे देते हो, तो या तो वही तुम्हारा काम है तो पीडीपीपी में टैक्सेबल, नहीं तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। और वही अगर कंपोजिट रेंट है, मतलब बिल्डिंग के साथ कोई फर्नीचर मशीन ये सब भाड़ा पे दे रहे हो, तो सर जी वहां पर अलग अलग कर पा रहे हो,
तो घर का भाड़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मशीन फर्नीचर का भाड़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अगर वही तुम्हारा बिजनेस है तो वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। घर का भाड़ा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, भले ही वो तुम्हारा बिजनेस हो। भले ही घर भाड़ा देना तुम्हारा बिजनेस है, बट घर का भाड़ा अगर सेपरेट कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। क्योंकि जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे कि वो काम तुम्हारा घर अगर है तो घर का भाड़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन सर अलग ही नहीं कर सकते हैं, तब अलग कर सकते हैं तो घर का भाड़ा हाउस प्रॉपर्टी में, मशीन फर्नीचर का भाड़ा या तो पीजीबीपी में या अदर सोर्स में। लेकिन सर सेपरेट ही नहीं कर सकते तब, तो पूरा का पूरा भाड़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या तो पीजीबीपी में या अदर सोर्स में। ये बात क्लियर रहेगा। रिसीव विदाउट कंसिडरेशन टू बी ट्रीटेड एज इनकम। अब आता है बहुत बड़ा टॉपिक, गिफ्ट। इन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है। गिफ्ट मिले किसी को तो इंडिया में उसका क्या रूल? मनी और प्रॉपर्टी रिसीव बाय एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। गिफ्ट किसको बोले पहले वो समझो। बिना पैसे के मिले, बिना पैसा दिए मिले, या फिर कम पैसे में मिले, वो भी गिफ्ट है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते मेरा 50 लाख का घर है, मेरा मन हम 5 लाख में बेचे, आपको क्या प्रॉब्लम? पैसा तो ले ही रहे हैं, तो गिफ्ट नहीं है ये। तो डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, हमको प्रॉब्लम है और हम इसको गिफ्ट मानेंगे। अब बोला गिफ्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया पहले। अगर वो मनी है गिफ्ट के रूप में तो मतलब कैश, चेक या ड्राफ्ट में पैसा मिला है तो। मूवेबल है तो मतलब शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन। बुलियन का मतलब होता है रॉ गोल्ड, वो सोने का बिस्किट, चांदी का बिस्किट, मतलब कोई ज्वेलरी फॉर्मेट में नहीं है बट प्रीसियस मेटल है। कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सबको मूवेबल बोला। और इमूवेबल क्या हुआ? लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ। खाली जमीन, जमीन नहीं खाली घर, मतलब जमीन हम अपने नाम रख रहे हैं, खाली घर तुमको बेच रहे हैं, और जमीन और घर दोनों बेच रहे हैं, सब इमूवेबल होगा। एक एक करके बात करेंगे। पहले मनी का बात होगा, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन शैल बी फॉल इन फॉलोइंग कैटेगरी। तो कैटेगरी 1 क्या बोला? एनी सम ऑफ मनी गिफ्ट इन कैश और बाई चेक और ड्राफ्ट। अगर वो एग्रीगेट अमाउंट अलग अलग आदमी से नहीं बात कर रहे हैं, मेरे 10 भाई हैं, हमको सब भाई 40-40 हज़ार का गिफ्ट दिया, वो नहीं बोल रहे हैं। तो 10 भाई अलग अलग मत देखो, 40-40, 10 भाई मिल सब मिल के कितना रुपये आ रहा है मेरे पास? 10 भाई मिल के 40-40 हज़ार कैश गिफ्ट किए, कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट जो भी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, तो सर 4 लाख हो गया वो। तो जोड़ के बात करो। तो एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम 1 और मोर पर्सन। देखो ये बोल दिया, एग्रीगेट इसीलिए बोला था। तो ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर एक्सीड 50,000, होल ऑफ सच एग्रीगेट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो सिंगल ट्रांजेक्शन हो या कंबाइंड हो, तोड़ के हो या जोड़ एक साथ हो। सिंगल हो माने एक साथ, या तोड़ के भी मिला। पूरे साल में अगर हमको 50,000 के ऊपर का कैश गिफ्ट मिला है, मान लो हमको 70,000 का कैश गिफ्ट मिला है, तो पूरा 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा 70,000 को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लेंगे। सर इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसका बाद में करेंगे। पहले बेसिक आइडिया समझो, एग्जम्पशन या एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहा अभी हम। तो कैटेगरी 1 में क्या बोला? कैश गिफ्ट में हमको जो भी मिला टैक्सेबल है। कैटेगरी में 2 में बोला मूवेबल प्रॉपर्टी। ऊपर डेफिनेशन पढ़ी चुके मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या आता है। यहाँ बोला अगर हमको कोई इसका फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीगेट में जो मिला, यहाँ भी एग्रीगेट ही बोला, यहाँ भी बोला विदाउट कंसिडरेशन। तो पहला दोनों में विदाउट कंसिडरेशन रखा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का बात नहीं किया। विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ किए अगर हमको कैश मिल रहा है या मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है, हम कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी काम करके नहीं दे रहे, बट हमको ये पैसा या एसेट मिल रहा है। यहाँ पर भी 50,000 का रूल लिखा, होल एग्रीगेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे उस प्रॉपर्टी का, तो ये भी अगर एग्रीगेट में मिले या सिंगल में मिले या कंबाइंड में तोड़ के मिले, फुल ट्रांजेक्शन टैक्सेबल।
अच्छा सर दोनों को फिर अलग अलग क्यों रखा, एक ही साथ डाल देता, अब दो अलग अलग क्यों पढ़ा रहे? बेटा कैश भी मिला 40,000 विदाउट कंसिडरेशन और एक 40,000 का लैपटॉप भी मिला विदाउट कंसिडरेशन, तो दोनों ही 50,000 के नीचे रह गया, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग देखना, इन दोनों को एक साथ मत देख लेना, इन दोनों को अलग अलग देखना, इन दोनों को एक साथ मत देख लेना, ये फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अलग अलग है तो नहीं होगा, अलग अलग होगा तो नहीं होगा, तो इन दोनों में 40,000 है तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कैश मिलता 60,000 और एक लैपटॉप मिलता 40,000 तो वो 60,000 फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये 40 टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि दोनों को जोड़ के नहीं देखना है, कैश और मूवेबल आइटम को जोड़ के नहीं देखना है। कैटेगरी 3 क्या बोला सर? अभी भी बोला मूवेबल प्रॉपर्टी है और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो देखो कैश में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रखा ही नहीं, मनी के केस में, मनी के केस में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का बात ही नहीं किया। मनी अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, बिना कुछ किए मिल रहा है, 50,000 से कम मिले टोटल में, मेरे को रिसिपिएंट के हैंड में देखो, देने वाले कितने हैं वो मत देखो, सब जोड़ जाड़ के मेरे हाथ में 50,000 आ रहा है पूरे साल का, तो फिर वो टैक्सेबल है। 50,000 से कम आ रहा है तो टैक्सेबल नहीं है, 50,000 के ऊपर है तो टैक्सेबल नहीं है, 50,000 तक टैक्सेबल नहीं है, 50,000 के ऊपर टैक्सेबल है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो पहले देखो विदाउट कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं किया, हम कुछ भी नहीं दिए, बट हमको लैपटॉप मिल गया 80,000 का, गाड़ी मिल गया, सर वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ किए हैं तो हम कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं, थोड़ा पैसा हम दे रहे हैं, मेरे को 70,000 का लैपटॉप गिफ्ट मिला और हम उसके बदले में 30,000 दिए भी हैं, तो 40,000 ही मेरा बिना कुछ किए हो रहा, तो ये टैक्सेबल नहीं, यहाँ पे यही बोलेगा। लेकिन अगर 70,000 का लैपटॉप गिफ्ट मिला है और हम 10,000 दे रहे हैं, तो 60,000 मेरा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया, तो फिर ये 60,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो इफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड which is less than the aggregate fair market value of the property by any amount exceeding 50,000, then the difference between the aggregate fair market value and the consideration is chargeable to tax. difference between बोला फेयर मार्केट वैल्यू और जितना तुमसे चार्ज हुआ उसका डिफरेंस टैक्सेबल होगा। तो 70,000 फेयर मार्केट वैल्यू है लैपटॉप का, 10,000 अगर हम दिए तो डिफरेंस कितना आ रहा है 60,000, ये 50,000 को क्रॉस कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब कैटेगरी 4 आया इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी लैंड बिल्डिंग और बोथ विदाउट कंसिडरेशन, बिना एक भी रुपया दिए अगर हमको कोई लैंड बिल्डिंग या बोथ मिला, तो हमको किसका डिफरेंस देखना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर 50,000 से एक्सीड कर रहा है तो विल बी चार्जेबल टू टैक्स। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू। अगर वो सर कोई भी जमीन या लैंड बिल्डिंग आपको 50,000 के कम का कैसे मिल सकता है? आज की डेट में ये अमाउंट बहुत छोटा है, सही बात है। तो सर अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है तो हर लैंड बिल्डिंग को प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट टैक्सेबल हो ही जाएगा, क्योंकि 50,000 तो उसका वैल्यू एक्सीड करेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ऐसा कौन सा जमीन है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम होगा? सर बहुत ही छोटा जमीन, बहुत ही बैकवर्ड एरिया में हो शायद पॉसिबल हो जाए, बट लेस चांस है इसका। कैटेगरी 5 और लास्ट कैटेगरी इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब हम पैसा तो दे रहे हैं लैंड बिल्डिंग या बोथ का, बट पूरा पैसा नहीं दे रहे जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनता है उसको। तो हम जितना दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन। 50,000 या जितना हम कंसिडरेशन दे रहे हैं उसका 10%, अगर वो एक्सीड करे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कितना से, इस जो डिफरेंस आ रहा है उससे, देन इट विल बी चार्जेबल टू हाउस प्रॉपर्टी। मान लो मेरा एक 7 लाख का कोई घर है या ज़मीन है या कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, कोई शोरूम है, 7 लाख। 7 लाख का 10% कितना होगा? 70,000। तो क्या बोला है? If any immovable property is received for a consideration which is less than the stamp duty value of the property, stamp duty value मान लो
इसका 9 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख। लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग द हायर ऑफ 50,000 और 10%। इन दोनों में हायर कौन है? 70,000 हायर है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख है, हम कितना में ट्रांसफर किए हैं? 7 लाख में। तो ये गैप 70,000 से ज़्यादा का आ रहा है, तो पहले ये गैप ढूंढो। ये गैप अगर तुम्हारे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितना तुम कंसिडरेशन दे रहे हो उससे ज़्यादा का आ रहा है, तो फिर डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज चार्जेबल टू टैक्स, यानी 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। सर एक एग्जांपल दीजिए जहाँ टैक्सेबल नहीं होता, तो समझ में आ जाएगा पिक्चर। तो देखो मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख है, तो जितना हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, लेट से हम कंसिडरेशन दे रहे हैं 8,50,000, तो 8,50,000 का 10% 85,000, 85,000 और 50,000 दोनों में हायर कौन? 85,000 हायर, तो हम 8,50,000 में लिया, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसका 9 लाख बनता है। तो इन दोनों का जो गैप है वो 85,000 से कम का है कि नहीं? इन दोनों का जो गैप है वो 85,000 से कम का है, तब फिर ये चार्जेबल नहीं है, और अगर नहीं होता तो चार्जेबल हो जाता जितना दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब सर ये गिफ्ट कब एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा? अगर ये 50,000 क्रॉस भी हो जाए तब भी टैक्सेबल नहीं होगा, अगर हमको रिलेटिव से ये पैसा मिल रहा है या अदर देन रिलेटिव से मिल रहा है, लेकिन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिल रहा है, बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस मिल रहा है, कोई आदमी के डेथ पे मिल रहा है, उसके डेथ के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, मेरे को मिल रहा है, कोई लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है हमको वो चीज, या फिर बाई एनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई हिम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, हम उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट किए थे, अब उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है, या बाई अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिजीज पर्सन। तो अगर इन सब लोगों से मिल रहा है तो फिर 50,000 से ज़्यादा का हो तब भी टैक्सेबल नहीं है। रिलेटिव का डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, बहुत बड़ा है, दोबारा पढ़ेंगे भी 1 मिनट के अंदर। रिलेटिव के अलावा ये मेन आइटम है जिनसे अगर मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। फ्रॉम एम्प्लॉयर मिल रहा है ऑफ द डिजीज पर्सन, आदमी के मरने के बाद उसके घर वालों से, एम्प्लॉयर से मिल रहा है। फ्रॉम एनी अदर पर्सन मिल रहा है, या फ्रॉम एनी अदर पर्सन एग्रीगेट अप टू 10 लाख। तो ये सब में अगर मिल रहा है, द कॉज ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन इज इलनेस रिलेटेड टू कोविड, ऊपर जो डेथ वाला बोला कोविड के कारण मरा है, उसके घर वालों से पैसा मिल रहा है तो नहीं उसको टैक्सेबल किया। पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन, मरने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, कोविड के कारण मरा है और डेथ ऑफ द पर्सन के बाद मिल रहा है, या एनी प्रिस्क्राइब कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये फालतू पॉइंट मत पढ़ना। अब फैमिली का मतलब क्या बोला, रिलेटिव का मतलब क्या बोला वो समझो, ये दोनों पढ़ने लायक। तो बोला फैमिली का मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली का मतलब पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और होली और मेनली डिपेंडेंट। तो स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या नहीं हो, तुम्हारा ऑलवेज फैमिली कहलाएगा, और उनसे गिफ्ट मिल रहा है तब तो ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा ऊपर रिलेटिव बोला था, फैमिली वर्ड यूज कर रहे हैं, तो फैमिली वर्ड हम कहाँ के लिए यूज कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट के लिए। यहाँ पे कहीं पे एक जगह फैमिली वर्ड यूज हुआ था, ये कोविड वाला पॉइंट नंबर 6 के लिए था। हाँ ये रहा, मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिजीज पर्सन। तो फैमिली का मतलब क्या है? स्पाउस, चिल्ड्रन, और अगर पेरेंट या भाई और बहन है, ओन भाई बहन का बात हो रहा है, कजन्स का नहीं, तो वो डिपेंडेंट है तुम पे होली या मेनली तभी। यही है फैमिली का डेफिनेशन। इनके अलावा और भी कहाँ कहाँ ये टैक्सेबल नहीं है? फ्रॉम और बाई एनी फंड और फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, इनको कोई मिलता है डोनेशन, वो भी टैक्सेबल नहीं है।
कोई अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई पैसा मिल रहा है 50,000 से ज़्यादा, वो भी टैक्सेबल नहीं है। तुम अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट की हो तो उस ट्रस्ट को जो पैसा मिल रहा है तुमसे, वो भी टैक्सेबल नहीं है। फैमिली का बंटवारा हो रहा है, पार्टीशन ऑफ HUF, तो नॉर्मल फैमिली का भी बंटवारा हो रहा है तो वहाँ से कोई चीज़ मिल रहा है, वो टैक्सेबल नहीं है। 50,000 के ऊपर हो तो भी, ये सारी लिस्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, 50,000 के ऊपर हो तो भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि 50,000 के नीचे तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं था। अमालगमेशन मर्जर हो रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। कोई डिजास्टर वगैरह में कॉम्पनसेशन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या कोई लोकल अथॉरिटी से तुम्हारे लीगल एयर को, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है। अदर कुछ रिलेटेड रेलेवेंट पॉइंट बोला, वेयर कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ विच हैज बीन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स अंडर 56(2) the cost of acquisition of such property shall be deemed to be the value which has been taken into account for the purpose of 56(2). अब यहाँ से कनेक्ट किया कैपिटल गेन चैप्टर से, सुनना ये पॉइंट काम का है, कैपिटल गेन से कनेक्ट किया। कैपिटल गेन चैप्टर में क्या बोलता है, कैपिटल गेन चैप्टर में बोलता है कि अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला जो कहानी यहाँ बोल दिया ना 56(2) में, वही वाला बात बोल दिया। तो अगर जो यहाँ पर तुम्हारा जो कैपिटल गेन माना, यहाँ पर जो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जा रहा है स्टैम्प ड्यूटी वाला कहानी में, तो वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा, वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, इनहेरिटेंस में मिल रहा है तुमको, या विल में मिल रहा है, रिलेटिव से गिफ्ट में मिल रहा है, अब आगे तुम बेच रहे हो, तो यहाँ जो वैल्यू ट्रीट होगा वही वैल्यू वहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे लेना पड़ेगा। Cash gift of 2 lakh or more received apart from tax penalty would be get attracted equivalent to the amount involved. Even cash gift received from parent on the occasion of marriage would attract penalty. देखो यहाँ पे मनी मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनी लेने का मतलब क्या, तुम बैंक अकाउंट में लो, चेक से लो, ड्राफ्ट से लो। कैश गिफ्ट अगर मिला है 2 लाख के ऊपर, तुम बोल रहे हो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, कैश गिफ्ट मिला है, कैश गिफ्ट, फिर चाहे वो पेरेंट से मिले या ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिले, उस पर फिर पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है लो ना मनी, मनी लेने से मना थोड़ी नहीं किए, 50,000 से ऊपर भी हम नहीं टैक्सेबल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम 50 लाख रुपया कैश में ले लो, तुम लो बैंक अकाउंट में, तुम लो चेक से पेमेंट, तो कैश गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। रिलेटिव ऑफ द पर्पज ऑफ HUF शेल बी मेंबर ऑफ HUF। HUF के केस में रिलेटिव कौन होगा, मेंबर ऑफ द HUF। HUF के मेंबर से गिफ्ट मिले वो रिलेटिव कहलाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे देखेंगे, अरे तुम इनवॉइस वैल्यू, तुम्हारा जो बिल विल बनता है आज की डेट में वो टैक्सेबल होगा। अगर रजिस्टर्ड डीलर से ले रहे हो तो इनवॉइस वैल्यू को ही फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे, जितना का बिल बना। और अगर रजिस्टर्ड डीलर से नहीं ले रहे हो तो जो बाजार में उचित दाम में बिकता है वो फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ रिलेटिव का मतलब समझाया पूरा, और गिफ्ट वाला पोर्ट खत्म। तो देखो, फादर मदर, तो फादर के भी फादर, उनके ब्रदर सिस्टर, मदर के भी ब्रदर सिस्टर, फादर के, ये बहुत कंफ्यूजिंग चार्ट लग रहा है, यहाँ पे लिखा होगा वो एक्सप्लेन कर दें इससे अच्छा, जस्ट वेट। जहाँ एक्सप्लेन नहीं है हम आपका बुक खोल ले रहे हैं। ये देखो आपके इंस्टीट्यूट के मैथ ने समझाया, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब मेरी वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल मतलब मेरे ओन भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस मतलब मेरे वाइफ के भाई बहन, ओन भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट मेरे मम्मी के भाई बहन, मेरे पापा के भाई बहन, एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट माने मेरे दादा दादी या मेरे बेटे लोग, एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस मेरे वाइफ के दादा दादी, और इन सब के भी स्पाउस। तो यहाँ पे समझाया, फादर मदर उनके भाई बहन, स्पाउस उनके भाई बहन उनके फादर मदर, और सन एंड डॉटर ब्रदर एंड सिस्टर, और इन सब के स्पाउस, तो ये सब टैक्सेबल है। तो देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइन में लिखा, अल्टीमेटली
मैटरनल ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड मदर आर नॉट रिलेटिव। मतलब मेरे दादा दादी नॉट रिलेटिव पे आ गया, मेरे दादा दादी का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव का डेफिनेशन है, उतना याद करने को नहीं है। इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे समझ में आएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे ये सब तो पढ़ लिए थे हम लोग। एक चीज यहाँ पे छोटा सा चार्ट था, एक मिनट रुको। इंस्टीट्यूट का मैट अच्छा चार्ट दिया है। तो मनी में कैश की कैश बैंक ईसीएस 50,000 तक मिले होल अमाउंट इज, अगर 50,000 से ज़्यादा मिले तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन, आपका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो आपका फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपके कंसिडरेशन से 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। डिफरेंस इज टैक्सेबल, फुल वैल्यू टैक्सेबल नहीं है। यहाँ होल बोला था, यहाँ डिफरेंस केवल बोला। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को क्रॉस करा तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल। और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन 10% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000, विच एवर इज हायर, तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी आपके पॉइंट्स थे गिफ्ट के। कि प्रैक्टिकल सम्स आप लोग देखोगे, नहीं होगा तो हम करके देंगे। मेनली कंटेंट हो गया और कुछ एक छोटे मोटे 2-4 कंटेंट बाकी है जो हाफ एन आवर का एक वीडियो और बनेगा, 15-30 मिनट्स के अराउंड एक वीडियो बनेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का वीडियो नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में आपको 20-25 मिनट का कंटेंट है, वो मैं वहाँ अलग से बना के दूँगा।